हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य फिर से एक बार आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। कल जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था, तो एक तो हमने कार्य ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था? किया गया कार्य। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कितना कार्य किया जाता है वो देखते हैं। तो होता है W = PE 1 - cos थीटा। इतना कार्य करना होता है किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर। और अगर मैं देखूं कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो आपने पढ़ा था -PE cos थीटा। ये आपने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी, एक बार हम इसको रिमाइंड कर लें, ठीक है। ये हमने क्या ज्ञात किया था? स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अगर स्थितिज ऊर्जा का सदिश रूप लिखें तो ये क्या बनेगा? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सदिश रूप में। तो इसका अगर आप सदिश रूप लिखोगे तो U = ध्यान दें, जब cos थीटा आता है तो कौन सा गुणनफल? डॉट गुणनफल। cos थीटा आता है तो कौन सा गुणनफल? डॉट गुणनफल। मतलब जब भी दो सदिश राशियों का डॉट गुणनफल करेंगे तो आपको जो राशि मिलेगी वो कैसी मिलेगी? अदिश। जब दो सदिश राशियों का डॉट गुणनफल करेंगे तो राशि कैसी मिलेगी? अदिश। और जब दो सदिश राशियों का क्रॉस गुणनफल करेंगे तो राशि कैसी मिलेगी? सदिश। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने बलागुण ज्ञात किया तो आपने पढ़ा τ = PE sin थीटा। बलागुण क्या पढ़ा था? τ = PE sin थीटा। मैं कहूं यहां सदिश रूप लिखना है तो आप फटाफट से लिख देंगे τ वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जब भी साइन आ जाए, इतना तो आपने 11th में पढ़ाई है, साइन आ जाए तो क्रॉस, तो P क्रॉस E। कॉस आ जाए तो डॉट, तो मैं क्या लिखूंगा? P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये डॉट गुणा हो गया दोनों का। और जब दो का डॉट गुणा करेंगे, डॉट गुणनफल करेंगे, तो ये कैसी आएगी? अदिश। तो मतलब ऊर्जा और कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा एवं कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। बात समझ में आ गई? तो ये U = -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं। 2-3 इसकी कंडीशंस हैं। क्या? पहली कंडीशन है कि जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए। विद्युत द्विध्रुव को हम कहां रखें? एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखें? समांतर। तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो मैंने क्या कहा कि यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखें, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो कोण कितना बनेगा? रखें तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। जब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो थीटा 0 डिग्री है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी? इसकी तो सारी कंडीशंस पढ़ ली थी हमने, समांतर रखें, प्रति समांतर रखें। जरा फटाफट याद करके बताओ कि जब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखते हैं तो कार्य कितना होता है? 2PE, जो हमने पढ़ा था मैक्सिमम होता है। क्या होता है? 2PE, जो क्या होता है? अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव को समांतर रख रहे हैं विद्युत क्षेत्र के। और अगर आप समांतर रख रहे हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी? U = -PE cos 0, -PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, और जो किसके बराबर होगी? -PE के बराबर होगी, न्यूनतम होगी। अब न्यूनतम क्यों कह रहे हैं? आप अभी सोचोगे कि cos 0 की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है, जो मैथ वाले बच्चे हैं, रेंज -1 से +1 होती है। तो इसकी वैल्यू तो 1 है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी। ये ऋणात्मक मान है ना, और ऊर्जा कैसी राशि है?
अदिश राशि है तो अदिश में आप माइनस को लिखोगे, माइनस आपको लिखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैं पूछूं एक 2 लिखा और एक -2 लिखा है, कौन बड़ा? 2 बड़ा। तो ये माइनस मतलब ये सपोज दैट -2 आए तो ये छोटे ही होगा ना, क्योंकि अदिश है। लेकिन अगर ये सदिश होती तो हमने इसके कारण दिशा ले ली होती। सदिश में -2 और 2 बराबर है। सदिश में -2 आता है किसी का और 2 आता है, -2i और 2i बराबर है दोनों, बस डिफरेंस क्या है दिशा अलग अलग है दोनों की। यहां पर दोनों अगर अदिश राशि है, सदिशों में कह रहा हूं दोनों बराबर हैं, -2i और 2i इक्वल हैं दोनों। लेकिन अगर मैं अदिश की बात करूं, सदिश में इक्वल हैं, लेकिन अदिश की बात करूं तो अदिश में पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक और बात बता दूं, इसको अपन कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। याद रखना ये वाली कंडीशन, इसको कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। क्या कहते हैं इसको? स्थायी साम्यावस्था। द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? स्थायी साम्यावस्था। इसको क्या कहते हैं? स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, फिर देखें हम इसमें सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, विद्युत द्विध्रुव को एक समान, क्या बताया? यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखें। कैसे रखें? लंबवत रखें। तब थीटा क्या बनेगा आपका? थीटा बनेगा बेटा 90 डिग्री। थीटा क्या बनेगा? 90 डिग्री। तब स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी? U = -PE cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखें, यदि हम क्या करें आगे कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रख दें। विद्युत द्विध्रुव को क्या रखें? एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखें? प्रति समांतर रख दें। कैसे रख दें? प्रति समांतर रख दें। तो हमने इसमें थर्ड कंडीशन देखी, क्या? यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखें। एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखें? प्रति समांतर रखें। अगर आप प्रति समांतर रखेंगे तो थीटा कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी? U = -PE cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या? -1। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। वो कितनी होगी? -PE और cos 180 -1। तो अधिकतम जो स्थितिज ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, U मैक्सिमम जो होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये स्थायी साम्यावस्था, इसको हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, 0 डिग्री पर रखा होगा, समांतर रखा होगा तो स्थायी साम्यावस्था। 180 डिग्री पर रखा होगा, प्रति समांतर रखा होगा तो क्या है? अस्थायी साम्यावस्था। बात समझ में आ गई? ठीक है, समांतर रखें तो स्थायी साम्यावस्था, प्रति समांतर रखें तो अस्थायी साम्यावस्था, और लंबवत रखें तो 0। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। कल हमने जो डेरिवेशन किया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या कहा था? डेरिवेशन किया था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, उसमें ये 3 कंडीशंस भी हैं साथ में। आपसे पूछ सकता है न्यूमेरिकल में, तो बतलाइए स्थितिज ऊर्जा स्थायी साम्यावस्था में क्या होगी? तो आपको याद आना चाहिए 0 डिग्री कोण बनेगा।
आपसे पूछे अस्थायी साम्य अवस्था में क्या आएगी, तो याद रखना है आपको, इसमें कोई कंडीशंस नहीं होती है, जीरो होती है इसलिए, ठीक है। ये क्या है, जीरो है यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा क्या है यहाँ पे, जीरो है। ये बात समझ में आ गई। अब इस पर देखिए, एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं, आप उसको न्यूमेरिकल कह लें या डेरिवेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कई बार बुक्स में ये डेरिवेशन के रूप में भी दिया गया है, किसी बुक्स में ये न्यूमेरिकल के रूप में भी दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं एक बार कि क्या क्वेश्चन है। वैसे ये डेरिवेशन ही है एक तरह से, लेकिन आप न्यूमेरिकल को देखें क्या है। हमने क्या किया, एक कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण पर रखते हैं, ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या है एग्जांपल देखते हैं हम। एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण पर रखा जाता है, थीटा कोण पर रखा जाता है, थीटा कोण पर रखा जाता है, ठीक है। फिर द्विध्रुव आघूर्ण P, द्विध्रुव आघूर्ण P एवं जड़त्व आघूर्ण I है, एवं जड़त्व आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण P एवं जड़त्व आघूर्ण I है, ठीक है। क्या कहा, यदि द्विध्रुव को अल्प कोण, यदि द्विध्रुव को अल्प कोण विस्थापित किया जाए, अल्प कोण विस्थापित किया जाए, यदि द्विध्रुव को अल्प कोण विस्थापित किया जाए, तब द्विध्रुव का आवर्तकाल एवं आवृत्ति ज्ञात करो, आवर्तकाल एवं आवृत्ति ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, क्षेत्र के ऐसे भी कह सकते हो थीटा कोण पर रखा है, या हम यहाँ पे ऐसे कहते हो एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के समांतर रखा है, ऐसे लिखो, समान विद्युत क्षेत्र के कैपिटल ई के समांतर रखा है, ठीक है। उसको हमने द्विध्रुव आघूर्ण P है, अल्प कोण कितना d थीटा अल्प कोण विस्थापित किया, तो आपको क्या करना है, अल्प कोण विस्थापित करते हैं तब आवर्तकाल और आवृत्ति बताना है। जड़त्व आघूर्ण दिया गया है आपको, बात समझ में आ गई, तो ध्यान दें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दें। क्या है, जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो इस पर क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, इस पर बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, टॉ बराबर Pe sin थीटा। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा है, कैपिटल ई में ऐसे ही लिख लो बस, केवल कैपिटल ई में रखा है, क्योंकि कोण नहीं दिया गया है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण P, जड़त्व आघूर्ण I, द्विध्रुव को अल्प कोण विस्थापित करने पर आपको क्या पूछा, आवर्तकाल और आवृत्ति पूछी है। अब ठीक है, तो देखो सॉल्व करें। सबसे पहले जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो हम कहेंगे द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में बलाघूर्ण, विद्युत क्षेत्र में बलाघूर्ण। तो द्विध्रुव की बात करें, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये द्विध्रुव पर। एक द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण क्या पढ़ा था हमने, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, इतना बलाघूर्ण लगेगा, हमने पढ़ा है ये पहले, टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब कितना विस्थापित कर रहे हैं, ये इंपोर्टेंट बात है, ये कितना विस्थापित कर रहे हैं हम इसको, अल्प कोण विस्थापित कर रहे हैं, कितना, अल्प कोण। तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी अल्प कोण के लिए, अल्प कोण के लिए, जब कोण अल्प है, कोण छोटा है, तो अल्प कोण के लिए आप क्या लिख सकते हो कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा है वो क्या होगा, लगभग बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के। अल्प कोण के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया। तो फिर आप बलाघूर्ण की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा टॉ इक्वल टू पीई थीटा, समीकरण नंबर 1 कितना आ जाएगा, पीई थीटा। ठीक है, अब जड़त्वाघूर्ण की स्थिति में बलाघूर्ण क्या आएगा, अब ये घूमेगा, घूमेगा तो कैसी गति कर रहा है, कोणीय गति कर रहा है, कैसी गति कर रहा है, कोणीय गति कर रहा है, तो कोणीय गति कर रहा है, तो बलाघूर्ण हम क्या लिखेंगे, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। जड़त्वाघूर्ण के टर्म्स में अगर हम इसका बलाघूर्ण ज्ञात करें जड़त्वाघूर्ण के लिए, क्योंकि जड़त्वाघूर्ण भी दिया गया है आई, तो जड़त्वाघूर्ण के लिए बलाघूर्ण ज्ञात करें तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दें ये फॉर्मूला होता है अगर जड़त्वाघूर्ण दिया है तो। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध होता है ये। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2। अब हमने इसको सॉल्व किया, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो पीई, समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से आप समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कि आ जाएगा पीई थीटा इक्वल टू आई अल्फा, पीई थीटा इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखें तो क्या आएगी, तो यह आपकी आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू पीई थीटा डिवाइडेड बाय आई। क्या आ गया, पीई थीटा डिवाइडेड बाय आई। बात समझ में आ गई। अगर आपसे डायरेक्टली कभी ये पूछा जाए कि आप तो ऐसा करो कोणीय त्वरण बता दो, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोणीय गति की बात करूं तो आपने ये एसएचएम चैप्टर पढ़ा होगा, सरल आवर्त गति चैप्टर पढ़ा है, और सरल आवर्त गति में ये अल्फा क्या होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, याद रखें, क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा को आप ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इक्वल टू पीई थीटा अपॉन में आई। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होता है ना कि ए इक्वल टू अभिकेंद्रीय त्वरण का ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर पढ़ा होता है ना, तो कोणीय गति होगी तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब देखो ये थीटा से ये वाला थीटा हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट पीई अपॉन आई। लेकिन हमसे क्या पूछा था, ये भी फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, हमने कोणीय त्वरण ज्ञात किया है, लेकिन आपको आवर्तकाल और आवृत्ति चाहिए थी। तो अब आवर्तकाल और आवृत्ति निकालना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, अब हम इसमें आवर्तकाल और आवृत्ति को बहुत ही इजी गोइंग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आसान तरीके से हम इसको ज्ञात करते हैं, कैसे आएगा ये आंसर। तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी, या आवृत्ति कैलकुलेट कर लो पहले, तो ओमेगा होता है आपका 2 पाई न्यू इक्वल टू अंडर रूट पीई अपॉन आई। यहाँ पे साइड में लिख लेना कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है, और 1/t क्या होता है, आवृत्ति, तो इसको आप 2 पाई न्यू लिख सकते हो आवृत्ति को। तो ये बनेगा न्यू इक्वल टू 1/2 पाई इन द रूट पीई डिवाइडेड बाय आई। ये आपकी आवृत्ति आ गई, क्या आ गई, ये आवृत्ति आ गई। ठीक है, अगर आपको आवर्तकाल ज्ञात करना है तो ओमेगा की जगह सीधे हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय टी लिखेंगे। अगर ये तो हमने आवृत्ति ज्ञात कर ली, अगर आपको आवर्तकाल ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो आप सिंपली ओमेगा को क्या लिखेंगे,
2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट में पी ई डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, अब आपको यहां से आवर्तकाल भी मिल जाएगा। क्या, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करेंगे तो टी अपॉन 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन 2 पाई, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा आई अपॉन पीई। तो यहां से आई अपॉन पीई। ठीक है, तो यहां से आवर्तकाल आ गया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय पीई। दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना था, ऐसे ही आपको क्या करना था, ये वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। ठीक है, ऐसे आप ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? आवृत्ति क्या आ गई आपकी, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई। ठीक है, अब देखते हैं इस पर एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्या है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो आवेश दिए गए हैं आपको, ठीक है, प्लस माइनस 1 × 10⁻⁻6 कूलाम के दो आवेश हैं। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। ठीक है, ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों एक विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों प्लस माइनस 1 × 10⁻⁻6 कूलाम से निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों प्लस माइनस 1 × 10⁻⁻6 कूलाम से निर्मित किया जाता है। ये आवेश एक दूसरे से, ये आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, 2 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। ये आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर पर स्थित हैं एवं द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में रखा जाता है तब। ठीक है, पहली कंडीशन, द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण ज्ञात करो। द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण ज्ञात करो। अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करो, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखें क्या है, स्थायी साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थायी साम्यावस्था में स्थायी साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अगली कंडीशन है, ये स्थायी साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र से 180 डिग्री पर घुमाने पर अधिकतम कार्य। द्विध्रुव को
द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर कार्य। ठीक है, ये 3 कंडीशन है आपको जो सॉल्व करनी है। तो ध्यान दें, इधर अधिकतम बलागुण पूछा है तो आपको पहले तो दिया क्या क्या है वो देखते हैं, गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। आपको एक आवेश का मान दिया गया है 1 गुणा 10 की घात -6, ये आवेश की मात्रा दी गई है आपको। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एक दूसरे की दूरी दी गई है 2L 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। एक समान विद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, 1 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है। तो पहले मैं P ज्ञात करूं तो P इक्वल टू क्या पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करूं, P इक्वल टू पढ़ा है आपने Q इंटू 2L। ठीक है, Q का मान रखें कितना, 1 गुणा 10 की घात -6 और 2L क्या है, 1 गुणा 10 की घात +5। तो ये +5 से -6 को कैंसिल आउट कर दिया तो ये क्या आ गया, 10 की घात -1। ये द्विध्रुव आघूर्ण आ गया कूलाम इंटू मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया था, सॉरी यहां पर हम क्या करेंगे, 1 गुणा 10 की घात -6, दूरी रखनी है 2L। 1 गुणा 10 की घात, ये आपको आवेश की मात्रा दी गई है 1 गुणा 10 की घात -6 इंटू 2L 2 गुणा 10 की घात -2, तो ये बन जाएगा 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर। देखो -6 और -2 -8, तो 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर। क्या पूछा था, अधिकतम बलागुण। तो बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ मैक्सिमम इक्वल टू होता है Pe, आपने पढ़ा है Pe। तो P की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 10 की घात -8। E की वैल्यू क्या है, 1 गुणा 10 की घात 5, 1 गुणा 10 की घात 5। सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। क्या आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 क्या, न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका क्या आ गया, अधिकतम बलागुण। क्या आ गया, टॉ बराबर Pe, P कितना है और E क्या है, सॉल्व किया तो 2 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, फिर देखें, ये हमने तो ये अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लिया। आपसे क्या पूछा है, स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा। तो स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, -Pe, और यही तो ज्ञात किया है अभी अपन ने, -Pe तो ज्ञात किया है, तो क्या हो जाएगा सॉरी -2 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ठीक है, -2 इंटू 10 की पावर -3 जूल। अरे ये P तो ज्ञात किया है। फिर क्या कह रहे हैं, द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर, मतलब 0 डिग्री से कितना घुमाया, 180 डिग्री घुमाया। तो कार्य पूछ रहे हैं, तो W इक्वल टू Pe क्या पढ़ा था, cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो Pe स्थायी साम्यावस्था मतलब कितना, cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो Pe1 माइनस -1, ये बात समझ में आ गई। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2Pe, और Pe की वैल्यू अपन को पता है, तो 2Pe की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपका आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। तो आसान फिजिक्स को आप, इसके आगे हम कल नया टॉपिक लेके आएंगे, तो फटाफट आसान फिजिक्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।